के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन को गाइड करते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स देखा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, कैपिलरी परमेबिलिटी, लाइपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग एंड अदर फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा। अब एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा इसको ध्यान से समझने की जरूरत है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर अच्छे से आप समझ जाएंगे तो आप। सर एक मिनट। यस प्लीज। सर जो स्किन पर जो मान लीजिए जो ऑइंटमेंट या फिर ऑइंटमेंट सब जो स्किन पर लगाते हैं तो उसका क्या ब्लड स्ट्रीम्स तक पहुंच पाता है वो क्या, या फिर स्किन तक ही रह पाता है या डर्मल तक ही रह पाता है? जो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं स्किन या फिर जो टॉपिकल एप्लीकेशन हुआ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, उसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, नॉट मोर देन 5 to 10%। लेकिन सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब है कि वहां से एब्जॉर्ब होकर ब्लड तक पहुंचना, वो एब्जॉर्प्शन रेट बहुत कम है, किसी का 2%, किसी का 3%, किसी का 5%, वैसा ही है। अब उसमें कुछ ऑइंटमेंट्स में कुछ वैसे चीजें इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं जो एब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ाए, वो भी कितना भी बढ़ेगा तो वो 50-80% का भी नहीं हो सकता। इसीलिए क्यूटेनियस रूट को, ये जो स्किन पे लगा रहा है वो टॉपिकल रूट है, वो सिस्टमिक रूट में प्रेफर्ड नहीं है। अगर वो एब्जॉर्प्शन 30% से ज्यादा हो रहा है, अगर कुछ वैसा करना है तब हम सिस्टमिक में काउंट करेंगे, ठीक है। हाँ सर ये एक और क्वेश्चन था जो बोलते हैं मतलब ये टेबलेट्स जो है मतलब भोजन खाने के पहले लेना जो भी चाहिए, बंदा बोल रहा है ना अपने वीडियो ऑन करो, ऐसे ब्लैंक में बात करना बड़ा मुश्किल। हु इज टॉकिंग एंड हु इज आस्किंग द क्वेश्चन? यस प्लीज। यस सर। हाँ बोलिए, गोविंद बोल रहे हैं। जैसे कोई मतलब जो है कोई मेडिसिन जो है खाने के पहले रहना चाहिए, तो उसके पीछे क्या क्या इसका? हाँ, एम्प्टी स्टमक में मेडिसिन लेने का अब आप खुद बता सकते हैं। अभी तक एब्जॉर्प्शन के जितने फैक्टर्स पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन, एक टैबलेट हमने लिया खाली पेट में और पानी पिया, ठीक है। पानी तो पीना जरूरी है, नहीं तो डिसॉल्व होने के लिए कुछ लिक्विड चाहिए उसको, या पहले से स्टमक में जो वाटर होगा उसमें डिसॉल्व होगा, इसीलिए पानी पीना जरूरी है। वो डिसॉल्व हो गया और हमने और कुछ नहीं खाना लिया। तो आपने मूवमेंट ऑफ ड्रग्स में पढ़ा, जो मूवमेंट के जो प्रोसेस हैं वो एक्टिव हो या पैसिव हो, हर में मूवमेंट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। मतलब कहने का मतलब है, मैं एक स्क्रीन शेयर करूं ब्लैंक। मूवमेंट जो है ये जब भी होगा तो आगे किसी न किसी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा एक साइड से। इस साइड अगर गट पार्ट है, जीआईटी का पार्ट है, और इस साइड मूव करके अल्टीमेटली वो ब्लड में जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को, ये ओरल एब्जॉर्प्शन है। अब ये हमने टैबलेट के फॉर्म में लिया है, ये टैबलेट है और ये डिसॉल्व होगा तो डिसइंटीग्रेट होगा, तो अलग अलग ड्रग मॉलिक्यूल्स में ये डिसइंटीग्रेट होके डिसॉल्व होके जाएगा, और उसके बाद मूव करना इधर से इधर। इस साइड में ड्रग, मान लो कि इस ड्रग का नाम है ए है, ठीक है। तो ये जो ए ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, इधर कॉन्सेंट्रेशन आपके स्टमक में, आपके जीआई ट्रैक्ट में डिसॉल्व होने के बाद कुछ कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। से दिस कॉन्सेंट्रेशन इज 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 20 मिलीग्राम पर लीटर है। 1 लीटर में 20 mg सॉल्यूशन है, ठीक है। और ब्लड में इस ड्रग ए का कॉन्सेंट्रेशन 0 है, या मान लें को पहले से अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो से फॉर एग्जांपल इट इज 1 मिलीग्राम पर लीटर सॉल्यूशन में ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो देयर इज डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर कम है, तो इस ड्रग का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। इसको बोलेंगे अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जिधर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उधर ही ट्रांसफर हो रहा है। ये सिंपल फिजिक्स का लॉ है ना। हीट का ट्रांसफर होता है, गर्म पानी ठंडा होता है, क्योंकि जो उसका हीट है जो थर्मोस्टैटिक ग्रेडियंट के अलोंग मूव कर रहा है। यहाँ पे केमिकल्स का मूवमेंट, इधर केमिकल्स का प्रेशर ज्यादा होगा, जो इसका डायनेमिक प्रेशर वो इस साइड मूव करेगा। अब क्या है कि आपका क्वेश्चन था कि एम्प्टी स्टमक में लें या खाना में। अभी तक हमने कुछ नहीं लिया है, ब्लैंक है, सिर्फ पानी पिया है। अगर हम फूड ले लें, खाना खा लें,
मान लो कि ½ kg खाना खाएं और कुछ पानी वानी पिए, ड्रिंक पिए, तो यहाँ पे हमारा जीआई ट्रैक्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। हमारा जो ड्रग है बढ़ जाएगा, फर्दर डाइल्यूट होगा, और ड्रग का खाना खाने के बाद कॉन्सेंट्रेशन इतना ही रहेगा कि घटेगा या बढ़ेगा? ड्रग्स का कंसंट्रेशन वही रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो कंसंट्रेशन रहेगा वो तो बढ़ जाएगा। वही कैसे रहेगा? एक बाल्टी में एक टैबलेट कलर का डाला, एक आधी बाल्टी में एक टैबलेट कलर डाला, उसमें 2 मग्गा पानी डाला, तो कलर घट जाएगा। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन डाउन होगा। कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज डोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे ये घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब खाना खाओगे तो इधर का कॉन्सेंट्रेशन डाउन होगा, तो क्या होगा? ये जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मान लो कि ये है दिस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन RA अगर बोले, ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंडेंट। अभी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो डेल्टा था ये था 20-1, ये 19 था, ठीक है। यहाँ पे खाना खाने के बाद ये मान लो 15 हो जाता है, 15 हो जाता है, तो ये डेल्टा कितना हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये हो जाएगा 15-1 14 हो जाएगा। तो 14 की स्पीड से बढ़ेगा, ये एब्जॉर्ब होगा। तो पहला तो फूड से ये हो गया कि एब्जॉर्प्शन का रेट स्लो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि अब ऐसा नहीं ना कि फूड में इक्वल मिक्सिंग हो गया, टैबलेट कहीं टुकड़ा फंसा हुआ रह गया। तो एब्जॉर्प्टिव साइट, ये जो एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्टिव साइट हमारे जीआई ट्रैक्ट में क्या है? हमारे म्यूकोसल सेल्स में। हमारा म्यूकोसा का डायग्राम अभी मैं आपको बताऊं। हमारे म्यूकोसा का जो हमारा जो म्यूकोसा है, जीआई म्यूकोसा, एक्चुअली ड्राइंग मान लो कि ये स्टोमक है, ह्यूमन स्टोमक बना रहा हूं। यहाँ से इसोफेगस से एंट्री हो रहा है, ये स्टोमक है, और इसका पाइलोरी इससे फिर इंटेस्टाइन में जेजुनम में जा रहा है, ठीक है। अब इसका जो म्यूकोसल वॉल है, आप जानते हो इसमें माइक्रोविलाई होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं ना। ये ऐसे माइक्रोविलाई क्यों होते हैं? क्योंकि एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन है। तो एब्जॉर्प्शन जो है किसी ड्रग का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अब क्या है, ये वाला पार्ट को अगर हम थोड़ा सा और बड़ा करके प्लॉट करें, तो इसका माइक्रोविलाई जो है इस टाइप का जो है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं। और इन सेल्स के कांटेक्ट में जो आ रहा है, यहाँ पे कोई ब्लड कैपिलरी होगा, यहाँ से मूव करके ब्लड कैपिलरी में आ रहा है। अगर हम खाना खा लें और वो टैबलेट प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो, एब्जॉर्ब होने के बाद खाने में, क्योंकि हमारे जीआई ट्रैक्ट का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो मिक्स हो रहा है उससे, और मिक्स होने से वो अगर यूनिफॉर्म मिक्स हो गया, जैसे मिक्सी में मिक्स हो रहा है और सारा के सारा, तो अपने एक्टिव एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया के कांटेक्ट में आने की चांसेस कम हो जाएंगे। तो अब खाना खाने से क्या होगा? एब्जॉर्प्शन का रेट भी स्लो होगा। सिर्फ रेट स्लो नहीं होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्टिव सरफेस के कांटेक्ट में आने का टेंडेंसी या प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगा। तो अगर वैसा ड्रग है जिसको हमको इमीडिएटली फास्ट एक्शन चाहिए, तो पूरा एकदम चिकन मटन खाने के बाद एक टैबलेट खाओ तो हो सकता है असर नहीं करेगा, या लेट से करेगा या कम करेगा, तो उसको एम्प्टी स्टोमक में लेना होगा। लेकिन एम्प्टी स्टोमक में लेने में कुछ ध्यान रखना होगा। वैसा टैबलेट जो जीआई म्यूकोसा को डैमेज करे, मान लो कि यहाँ पे एक टैबलेट खा लिया और ये टैबलेट हाईली एसिडिक नेचर का है और यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर इंड्यूस कर रहा है, तो डॉक्टर बोलेगा खाली पेट में मत खाना। तो ये सारे कुछ एक एस्पेक्ट्स हैं जो हमको सोचना पड़ेगा। और कोई डाउट है? चलें आगे चलें। चलो ठीक है, ओके। और कुछ है तो पहले बोल लो, नहीं तो फिर बीच नहीं रोकना, या लास्ट में टाइम दूंगा तो।
कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे क्लास का। मैं शुरू में जिसको क्वेश्चन पूछना है मेरे ज्वाइन करने के पहले वो ज्वाइन करे, कि आते ही अपना डाउट क्लियर कर ले। टाइम मैनेजमेंट करनी होगी, ठीक है। अब देखते हैं कितना हम लोग कवर कर पाते हैं। अभी तक एब्जॉर्प्शन में ये एब्जॉर्प्शन क्लियर था। डिस्ट्रीब्यूशन में हमने अभी तक डिफरेंट फैक्टर्स, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, कैपिलरी परमेबिलिटी कैसे अफेक्ट कर रहा है, और अदर लाइपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, इन चीजों के बारे में डिस्कस किया था। एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है? आपने जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इनफैक्ट क्या, जैसे जो भी टैबलेट हमने लिया या जो भी इंजेक्शन लिया वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होके बॉडी में ब्लड में अवेलेबल होगा। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोल रहे थे। और ब्लड से वो थ्रू आउट दी बॉडी वो डिस्ट्रीब्यूट, ब्लड जहां जहां जा रहा है वो वहां वहां मूव कर रहा है। और उसके साथ ब्लड से वो ड्रग जो है, अगर हमने जो इंजेक्शन या ड्रग लिया तो वो अल्टीमेटली मूव करके कहाँ गया? मूव करके वो ब्लड में गया, ब्लड में अवेलेबल हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये जो बीकर है ये पूरे थ्रू आउट दी ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रल कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है वहां से ड्रग जो है वो एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू, एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू मतलब कहने का मतलब ब्लड कैपिलरी को छोड़ करके टिश्यू में सेल के अंदर जाए, तभी तो एक्शन होगा। अगर उसका टारगेट हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे है तो वहां पहुंचेगा तब तो ड्रग एक्ट करेगा। तो ब्लड कैपिलरी से मूव करके वो एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू में जाएगा। वहां से एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें रहेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से हो सकता है उसके बाद सेल में जाए। तो एक्स्ट्रा वैस्कुलर जितना भी वॉल्यूम है, जो मान लो कि हमारा ब्लड का 5 लीटर के आसपास का ह्यूमन में हमारा सर्कुलेटिंग 5.5 लीटर पर मिनट का हमारा वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। तो यहाँ का कुछ सर्टेन वॉल्यूम है हमारा। उसके बाद अगर वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है एक्स्ट्रा वैस्कुलर वॉल्यूम में, तो हमारा ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जिसमें वो ड्रग डाइल्यूट हो कर सकता है, वो वॉल्यूम बढ़ गया हमारा। फिर यहाँ से हो सकता है कि वो हर एक सेल में भी या सर्टेन सेल्स में भी जाए, तो सेल वॉल्यूम भी जोड़ जोड़ करके ये भी एक वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। तो अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनफैक्ट क्या है? अब आप एग्जैक्टली ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम किसी ड्रग का 100% वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जान सके। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनफैक्ट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द फ्लूइड वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड अवेलेबल इन द बॉडी that is required to contain the entire drug in the body at the same concentration measured in plasma। अब क्या है कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग है ये कभी यूनिफॉर्म नहीं होता है। हमेशा मतलब किसी ऑर्गन में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज अनइक्वल होगा। अब हमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिकल टर्म्स में अगर कैलकुलेट करना है कि हमारे ब्लड में ये वॉल्यूम है, तो कुछ मैथमेटिकल या डोज डिसाइड करना ड्रग का हो, या हाफ लाइफ निकालना हो, कितने दिन में हाफ हो जाता है ड्रग, या हमें ये क्लियरेंस रेट देखना हो कि बॉडी से कितने रेट पे वो क्लियर हो रहा है, कितने टाइम के बाद ड्रग कंप्लीटली बॉडी से बाहर चला जाएगा। ये भी जैसे नींद की दवा है, हिप्नोटिक ड्रग है डायज़ेपाम, उसका असर कितने देर तक रहेगा और कितने देर बाद वो बॉडी से कंप्लीटली आउट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनकी हमें ये डेटा जानने की जरूरत है, तभी उनके एक्शंस या अदर हम फीचर्स को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारे जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं, जैसे हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग है या उसका क्लियरेंस रेट है या टोटल बॉडी क्लियरेंस है, ये सारे जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि वो ड्रग कितना लीटर ऑफ फ्लूइड में वो डाइल्यूट होकर के डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें जब मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है तो ऑलवेज हम रियल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किस किस ऑर्गन में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किस में नहीं हुआ, हर एक ऑर्गन का टेस्ट लगाना पॉसिबल नहीं। इसलिए हम अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं।
अपेरेंट मीन्स ये जो हमने जो टैबलेट खाया वो हमारा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में गया, ठीक है, ब्लड से कहीं और मूव करके गया होगा। तो ब्लड में एक पर्टिकुलर टाइम में उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, दैट कॉन्सेंट्रेशन इज C0। एक टाइम पे, 0 टाइम या जिस टाइम पे ले रहे हैं वो, इसको C बोलना है कॉन्सेंट्रेशन को। और कितना ड्रग हमने इंजेक्ट किया था, या कितना ड्रग का टैबलेट, कितना मिलीग्राम का टैबलेट लिया था, तो वो है अमाउंट ऑफ ड्रग। तो अमाउंट ऑफ ड्रग डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन आपने पढ़ा था ना कि अमाउंट बाय वॉल्यूम, तो ये रिवर्स कर दिया तो ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ब्लड में हमें अगर कॉन्सेंट्रेशन पता हो गया, हम HPLC या दूसरे टेक्निक से हम पता कर सकते हैं कि ब्लड में उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग की, और कितना इनिशियली डोजिंग किया वो अपने को पता है, तो इनडायरेक्टली हम कैलकुलेट कर लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कभी कभी बहुत ज्यादा आ सकता है, हो सकता है उतना हमारा बॉडी का वॉल्यूम नहीं हो, उतना हमारा ब्लड का वॉल्यूम नहीं हो, क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो अब जैसे एक एग्जांपल लेके चलें कि ब्लड कॉन्सेंट्रेशन जो है, यहाँ पे एक शेयर करते हैं व्हाइट बोर्ड। फिर से मिटानी होगी ना। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? हेलो, यस सर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको VD बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो इनिशियली हमने एक पैरासिटामोल टैबलेट लिया 500 मिलीग्राम का, जिसका 400 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होके गया। तो हमने 500 मिलीग्राम टैबलेट ऊपर लिख लेंगे, दिस वाज द अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन 500 मिलीग्राम। और ब्लड में कितनी कॉन्सेंट्रेशन आई है, तो ब्लड टैबलेट खाने के 1 घंटे बाद अगर हम ले रहे हैं तो ब्लड 1 ml निकाल के हमने केमिकल टेस्ट प्रेस लगा के उसको चेक किया, और वो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, मान लो कि अगर आ रहा है 5 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। या इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं फॉर एग्जांपल इट इज ml को लीटर में कर लिया, इसको इजी होगा, इट इज, और इसको मिलीग्राम में कर लिया, 5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, सेम यूनिट है। कितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये कट करके 5 कट गया, ये हो गया 10 लीटर। इट विल बी 100 मिलीग्राम कट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये लीटर ऊपर चला जाएगा ना, यस सर। तो 100 लीटर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 100 लीटर हो गया। हो सकता है 100 लीटर हमारे बॉडी का वॉल्यूम नहीं हो। तो ये कैलकुलेशन इनडायरेक्ट कैलकुलेशन है, दैट इज व्हाई इस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है, इट इज नॉट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैलकुलेट कर सकें। हर एक सेल वॉल्यूम का आप वॉल्यूम मेजरमेंट नहीं कर सकते, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो हम मैथमेटिकल टर्म्स में ही उसको कर सकते हैं। बट दिस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से भी हम कुछ हमें पता चल सकता है। क्या क्या पता चल सकता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग समझ में आ गया आपको कि अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आया आपको? हाँ ना बोलेंगे तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी थोड़ी।
कोई नहीं बोल रहा। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो इट इज नॉट द रियल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट याद रखेंगे, ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एफरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें वो ड्रग और हम ब्लड या प्लाज्मा में जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे इनडायरेक्टली कोरिलेट करते हैं कि कितनी वॉल्यूम में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। अब इस फिगर का और भी कुछ मतलब है। अब यहाँ पे देखें, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है बॉडी में जितने वॉल्यूम में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको हम बॉडी कंपार्टमेंट्स बोल सकते हैं या वाटर कंपार्टमेंट्स। क्या क्या बॉडी के ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं या सेगमेंट्स हैं या पोर्शंस हैं जहां पे फ्लूइड है, दूसरा तो फ्लूइड नहीं होगा, वाटर एक्वस ही फ्लूइड होगा, साइटोप्लाज्म हो या ब्लड हो या कोई और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो, इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो, व्हाटएवर, हाथ में वो एक्वस कंपार्टमेंट है, वाटर का ही, ठीक है। तो अब ऐसा हो सकता है कि वो ड्रग जो है वो फर्स्ट देखें, सिर्फ वो ड्रग जो हमने इंजेक्ट किया सिर्फ वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में ही रहा और ब्लड के अलावा और कहीं और मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। वो ड्रग जो है ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है, ऐसा हो सकता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एब्जॉर्ब होके क्यों दिया है ड्रग को, ड्रग दिया है तो फिर वो तो टारगेट में पहुंचना चाहिए या फिर एब्जॉर्ब होके सेल में होना चाहिए। तो वहां से मूव होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। आपने वेटनरी कॉलेज में एंट्री हॉस्टल ये कैंपस में आ गया, लेकिन कैंपस के बाद आप किसी लैब में जा सकें, उस लैब का पास हो, आपको वीसी साहब के यहाँ जाना है वहां पास हो, तब मूव कर सकते हैं, अदरवाइज कैंपस में ही घूमना पड़ेगा। वो ड्रग एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ गया, लेकिन अगर वो ब्लड में 100% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड हो जाए तब तो कुछ नहीं कर सकता, ब्लड में ही रहना होगा उसको। तो अगर ड्रग का एक्सटेंसिव प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो जाए तो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम जो है ड्रग का मैक्सिमम अमाउंट वो ब्लड में ही होगा। और वैसे केस में हम अगर ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड का टेस्ट करेंगे तो वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग आएगा ब्लड में। तो अगर उस केस में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वीडी जो है वो डोज दिया था 500 मिलीग्राम, और अगर कॉन्सेंट्रेशन इसका आ जाए 100 आ जाए या कॉन्सेंट्रेशन 1000 आ जाए, 1000 mg पर लीटर आ जाए, 1000 ज्यादा हो गया, एक हटा देते हैं, 100 mg पर लीटर हो जाए, ठीक है। तो ये डिवाइड करके हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फिगर इस टाइप का 5 लीटर तो यहीं पर लिखा है कि अगर इस तरीके से इसको लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, क्योंकि ये 4 या 5 लीटर है जो एक 70 केजी ह्यूमन बीइंग में है, तो फिर इसका पर केजी बॉडी वेट अगर डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 70 यानी बहुत पर केजी जो है वो बहुत कम वॉल्यूम होगा। तो अगर किसी ड्रग का वॉल्यूम जो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेरी लो है, ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा दैट द ड्रग इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स, सेंट्रल कंपार्टमेंट या ब्लड में ही वो लोकलाइज्ड रह रहा है। समझ में आ रहा है आपको? अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो है, वेरी लो है, इसका मतलब वो ड्रग वेरी लो होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में वेरी हाई होगा। दैट मीन्स वो ड्रग इन मेजर अमाउंट इन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन दैट ड्रग इज मेड अवेलेबल इन द ब्लड ओनली, इट इज नॉट मूविंग टू एनी पेरिफेरल कंपार्टमेंट। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। यस सर। अब ये सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि नहीं भाई, यहां से ब्लड से मूव करके ये एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू में भी जाए। जैसे लास्ट वाले का एक एग्जांपल है हिपैरिन। हिपैरिन क्या है? हु विल टेल? हिपैरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो हमारे ब्लड में होता है। अगर हिपैरिन को आप इंजेक्ट कीजिएगा तो ये एब्जॉर्ब, अगर आईवी दीजिएगा हिपैरिन को तो सिर्फ ब्लड में ही रहेगा, क्योंकि इट इज वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड और नॉर्मली ये मूव नहीं करेगा, ये एक सेल से दूसरे सेल में आउटसाइड नहीं जा सकता। तो हिपैरिन एक
ट्रू एग्जाम्पल है जिसका बहुत लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये ब्लड में ही अवेलेबल होगा। हेपेरिन ब्लड में ही होता है और कहीं नहीं जाता। फिर कुछ ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो ब्लड से एक्स्ट्रा वैस्कुलर वॉल्यूम में जाए लेकिन हर एक सेल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो। तो वैसे कुछ कंपाउंड्स हो सकते हैं जो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोफिलिक ड्रग है, हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब है वाटर लविंग ड्रग्स हैं जो आयोनाइज हो सकते हैं। जो हाइड्रोफिलिक या पोलर होंगे वो आयोनाइज हो सकते हैं, जो एंडोथेलियल सेल्स को तो क्रॉस कर जाएगा, जो ब्लड कैपिलरी जो है इसके पोर्स को क्रॉस कर जाएगा क्योंकि छोटा साइज है, और एक्स्ट्रा वेस्कुलर जो एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड है यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन इससे दूसरे सेल में नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पे वो आयोनाइज हो सकता है और पोलर है। तो नॉन पोलर ही सेल के अंदर आराम से जाएगा। तो हाइड्रोफिलिक होने की वजह से इसका फर्दर मूवमेंट नहीं होगा, दूसरे सेल में नहीं जा सकता, और यहीं तक वो ड्रग जो है ब्लड में होगा और एक्स्ट्रा वैस्कुलर फ्लूइड में होगा। अब हमारे बॉडी का अप्रोक्स 20% जो है एक्स्ट्रा वैस्कुलर फ्लूइड है, तो 70 लीटर का 20% 14 लीटर के आसपास इधर और 5 लीटर इधर, यानी 15-20 लीटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ड्रग्स जो हाइड्रोफिलिक हो, लो मॉलिक्यूलर वेट हो, उसकी मॉडरेट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जैसे जेंटामिसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सारे जो है इस टाइप का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई वैसा ड्रग है जो लो मॉलिक्यूलर वेट भी है, छोटा साइज का है, जो ये जो लाइपोफिलिक भी है, जो लिपिड सॉल्युबल भी है, तब तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ब्लड में है ही, वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में भी जाएगा और सेल में भी चला जाएगा। और हमारे सेल्स का जो वॉल्यूम है, ये सारा वॉल्यूम जोड़ करके अप्रॉक्स हमारे बॉडी का मोर देन 60% वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। तो ऐसे ड्रग्स का जो है वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या इंडिकेट करेगा, इसका ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा और दूसरे जगहों पे भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे इथेनॉल, जो लीकर है ना इथेनॉल, ये हर एक जगह हर एक सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि ये हाईली लिपोफिलिक है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग आपने समझा कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या इंडिकेट करता है। आगे के क्लासेस में हम आपको बताएंगे। अभी 1 मिनट में खत्म होगा, आप फिर से लॉग इन करेंगे तो 5-10 मिनट में इस आज के क्लास को कंक्लूड करेंगे। अभी स्टॉप करना। हम लोग डिस्कस कर रहे थे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है जिसके बेस पे हम सो मेनी अदर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को डिराइव करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर क्या हुआ, जो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम 4 प्रोसेसेस पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। पर्पस क्या है पढ़ने का? द वेरी पर्पस इज टू कैलकुलेट द डोज ऑफ द ड्रग, टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ, टू कैलकुलेट द रेट ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम द बॉडी एंड टू डिसाइड द रिपीटिशन इंटरवल। कोई अगर ड्रग हम ले रहे हैं तो आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि 500 मिलीग्राम का टैबलेट लो और उसके बाद सुबह शाम लो या इतने दिन बाद। ये किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं? ये सारा डिसाइड करने के लिए वी रिक्वायर दीज इंफॉर्मेशंस, दीज नॉलेज ऑफ दीज फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। तो एक सबसे पहले एब्जॉर्प्शन में फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर पढ़ा था बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी जितना होगा उतना ही का कुछ हो सकता है। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको बायो अवेलेबिलिटी पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे शॉर्ट नोट आ सकता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनका फॉर्मूला पूछा जा सकता है। आई थिंक इतना अभी तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। एक डिस्कशन छूट गया था पहले, इट वाज रीडिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा आपको पहले बताया था थायोपेंटेन सोडियम का एक इंजेक्टेबल इंट्रावेनस एनेस्थेटिक है थायोपेंटोन सोडियम, और ऐसे और भी हैं, प्रोपोफॉल है या अदर्स हैं विच आर वेरी शॉर्ट। ये थायोपेंटेन सोडियम जो है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंट्रावेनस एनेस्थेटिक है, ठीक है। और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग क्या है कि अगर आईवी दोगे तो 15-20 मिनट में, लेस देन हाफ एन आवर में इस जो है वो बंदा जो पेशेंट है होश में आ जाएगा। और वेरी फास्ट एक्टिंग है, आप आईवी इंजेक्ट करोगे तो विद इन अ मिनट वो बंदा जो है वो एनेस्थेटाइज हो जाएगा।
आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर एक हॉर्स है, वो अगर आईवी इंजेक्शन आप देते आप क्लिनिक्स में देखोगे कि हॉर्स में अगर इंट्रावेनस एनेस्थेटिक थायोपेंटन सोडियम का दे रहे हैं, तो उसकी पूरी डोजिंग 15-20 ml उसका आईवी जुगुलर वेन में गया भी नहीं कि उसके पहले वो गिरने लगता है पूरा। तो वैसे में हॉर्स को स्टैंडिंग में नहीं देते हैं, हॉर्स को साइड सपोर्ट में, साइड में कुछ सपोर्ट देगा कि गिरने लगेगा तो लिफ्ट पे, स्ट्रेचर पे उसको ये किया जा सके। और तो रीडिस्ट्रीब्यूशन बता रहा था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है, ये थायोपेंटल सोडियम या ऐसे ड्रग्स हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है, नॉट लिपिड सॉल्युबल, हाईली लिपिड सॉल्युबल। और अगर आईवी इंजेक्शन दिया तो आईवी इंजेक्शन देने के बाद सबसे पहले वेन से वो ड्रग कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट पंप करेगा तो जुगुलर वेन और आर्टेरियल वेन ये होते हुए वो डिफरेंट बॉडी डोर्सल एओर्टा और डिफरेंट आर्टेरियल सिस्टम के थ्रू डिफरेंट बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंक्लूडिंग योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे ही टच होगा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए वो न्यूरॉन्स को ऑक्युपाई करेगा, न्यूरॉन्स को जो उसके टारगेट्स है वहां जाकर के बाइंड करेगा, और पेशेंट की जो है वो अवेयरनेस, वेकफुलनेस वो खत्म हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा। और चूंकि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वेरी रिच अमाउंट में लिपिड टिश्यू है, फैटी टिश्यू है, इसलिए जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में ड्रग को वहां पे रिटेन कर लेगा। लेकिन इसके बाद जो है वो आपको बताया कि ब्लड और जो पेरिफेरल कंपार्टमेंट है, आपको बताया था कि पेरिफेरल कंपार्टमेंट जो है, इसको ब्लड को सेंट्रल कंपार्टमेंट बोल रहे हैं, सीपी क्या हुआ, ये हो गया ब्लड, और ब्लड से कोई पेरिफेरल कंपार्टमेंट, जैसे ये है ब्रेन है, दिस इज पेरिफेरल कंपार्टमेंट है पीसी, यहाँ पे इस केस में ये है ब्रेन है। तो आपने इंट्रावेनस एनेस्थेटिक दिया, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक का इंजेक्शन दिया, और ये ड्रग जो है ब्लड में गया, हार्ट पंप किया और ये ब्रेन में गया। और ब्रेन में चूंकि यहाँ हाईली लिपिड फैटी टिश्यू होने की वजह से ये रिच अमाउंट में ड्रग को रिटेन कर ले रहा है अपने पास। लेकिन पेरिफेरल कंपार्टमेंट और सेंट्रल कंपार्टमेंट में ऑलवेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो कहने का मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों इक्वल होगा। अभी जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट ज्यादा हो रहा था, बैकवर्ड में कम हो रहा था। जब इवन हो जाएगा तो दोनों साइड में बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यू सिर्फ ब्रेन में ही नहीं ना है, और भी बहुत सारे जगहों पे, तो वहां पे भी मूव करेगा ये ड्रग। तो कहने का मतलब जो सेंट्रल कंपार्टमेंट में जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो कि इट इज 2 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, और ये ब्रेन में इसके कॉन्सेंट्रेशन है मान लो कि 200 मिलीग्राम पर लीटर है कॉन्सेंट्रेशन। तो आप कहोगे कि 2 मिलीग्राम और 200 ये इक्विवेलेंट कैसे हो सकता होगा? इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब जो है ना, वो तुम्हारे बैच में एक स्ट्रॉन्ग लड़का है जो 4 लड़कों को संभाल सकता है, तो 4 बराबर 1 है वहां पे, यहाँ नंबर कोई मायने नहीं रखता। तो उसी तरीके से चूंकि इस टिश्यू की एडिपोज टिश्यू के लिए जो एफिनिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ एडिपोज टिश्यू का या फैट सॉल्युबिलिटी यहाँ कम है, इसलिए 2 और 200 डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और इस वजह से क्या है कि अब यहाँ से फर्दर मान लो कि ये सेकंड ये किडनीज में मूव कर रहा है, यहाँ पे कुछ फैट टिश्यू है, तो ये 2 मिलीग्राम का ही कुछ पार्ट इधर मूव करेगा, और कुछ जैसे ही यहाँ से 2-4 मॉलिक्यूल अगर मूव करता है तो इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए कुछ यहाँ से मूव करके इधर आएगा।
तो यहाँ से तो ऑलवेज सेंट्रल कंपार्टमेंट से ड्रग का ड्रेन होने लगेगा थोड़े टाइम बाद। तो 15-20 मिनट बाद जो है ये ड्रेन जितना ज्यादा होगा, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन 200 से डाउन होकर के आकर के डाउन होने लगेगा, और हो सकता है थोड़ी देर बाद 20 हो जाए, 20 मिलीग्राम पर लीटर। और ये मान लो कि इसका थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन है कि इससे अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो बंदा होश में आ जाएगा, ठीक है, एनेस्थेटिक उसकी एनेस्थीसिया खत्म हो जाएगी। और ये बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाता है, ये आधे घंटे 15-20 मिनट में हो जाता है, इसलिए ऐसे एनेस्थेटिक्स को अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। और उसके पीछे जो मैकेनिज्म है इसका एनेस्थेटिक एक्शन क्यों खत्म हो रहा है, इट इज ड्यू टू दिस, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट टाइम तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया मैक्सिमम जो है, हमने एक छोटा एग्जांपल देते हैं। एज ए कोर्स टीचर मैंने मान लो कि अभी तक किसी को नहीं करा, 1000 चॉकलेट्स लेके आए, और उस समय कुछ लड़कियां हैं उस समय और कुछ पावरफुल लड़के हैं, उन सबको लूट लिया, कोई 200 ले लिया, कोई 500 ले लिया, और बाद में बच्चे आए तो नहीं मिला, तो बाद में बच्चे आए वो भी कंप्लेंट करेंगे, तो किसने 200 लिया है उसे वापस चलो जमा करो। तो फर्स्ट फेज जो था दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन फिर से वापस हिसाब किताब करके जो लेने का प्रोसेस है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन। और रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर हो सकता है किसी के पास जो 200 लिया है वो 2 चॉकलेट बच जाए। तो इस वजह से जो है ये बहुत एग्जांपल यहाँ फिट तो नहीं करता, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन को इससे समझ सकते हैं। यस, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन इनफैक्ट क्या है, रीड आउट एक बार कर लें। इट इज हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स गिवन intravenously or by inhalation initially get distributed to organs with high blood flow like brain, heart, kidneys. Later, less vascular but more bulky tissues like muscle, fat take up the drug plasma concentration, take up the drug, and ultimately plasma concentration falls and the drug is withdrawn from these sites. If the site of action of the drug was in more of the highly perfused organs, redistribution results in termination of drug action. ब्रेन से वो लौट करके और दूसरे ऑर्गन्स में चल जाएगा तो ब्रेन का तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और उसका ड्रग एक्शन खत्म हो जाएगा। ग्रेटर द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग फास्टर इट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन, जितना ज्यादा होगा लिपिड सॉल्युबिलिटी उतना ही फास्ट उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और एनेस्थेटिक एक्शन ऑफ थायोपेंटोन सोडियम जो अभी बता रहा था इज टर्मिनेटेड इन फ्यू मिनट्स ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन पे आपको शॉर्ट नोट्स पूछता है। आई थिंक इस पे थोड़ा सा पढ़ेंगे और आज का बहुत टाइम नहीं बचा है, इसलिए नेक्स्ट आज का जो शेड्यूल्ड क्लास था बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये आपको नहीं बताया, बट कुछ बैकग्राउंड बता दें ताकि नेक्स्ट क्लास में हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकें। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है अभी, अदरवाइज विल डिस्कस फॉर सम 5 मिनट्स एंड विल डिसकंटिन्यू द क्लास। कुछ पूछना है? ओके। नेक्स्ट क्लास का जो डिस्कशन होगा वो एक बैकग्राउंड आपको बता दें। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इनफैक्ट आज का लेक्चर ये था, बट एनीवेज दैट हैपेंस। बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो एब्जॉर्प्शन पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, 4 प्रोसेस पढ़ने हैं, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन जो है इनको हम कलेक्टिवली मिला के एलिमिनेशन बोलते हैं। ड्रग एलिमिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। ड्रग का एलिमिनेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो ड्रग को अंदर बॉडी में डिस्ट्रॉय कर दो, मेटाबोलाइज कर दो, या ड्रग को बॉडी से बाहर निकाल दो। बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय कर देंगे उस प्रोसेस को बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलेंगे। इन दोनों प्रोसेस से ही ड्रग का एलिमिनेशन हो सकता है। एलिमिनेशन करने का मतलब उस ड्रग का एक्टिव फॉर्म जो है वो वहां से हट जाए। एक्टिव फॉर्म या तो वो ड्रग को आप न्यूट्रलाइज करके इनएक्टिव बना लो, तो भी उसको भी हम ड्रग एलिमिनेशन बोलेंगे। कोई बच्चा क्लास में बहुत पूछ रहा है, मैंने उसको चुप कर दिया कि नहीं यू कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन, या उसको क्लास से बाहर निकाल दिया। एंड इफेक्ट दोनों का होगा, वो कुछ नहीं बोल सकता है। उस तरीके से बोल सकते हैं कि ड्रग एलिमिनेशन के 2 मैकेनिज्म्स हुए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमिनेशन। तो कभी कभी किसी बुक्स में एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन में लोगों का कंफ्यूजन होता है। एक्सक्रीशन मींस
बाहर निकालने का प्रोसेस जो है इन द फॉर्म ऑफ समथिंग बाय along with excreta, along with excretions. Excretions हो सकते हैं, यूरिन हो सकता है, स्टूल हो सकता है, स्वेट हो सकता है, मिल्क हो सकता है, टीयर्स हो सकता है, सलाइवा हो सकता है। इन सारे के फॉर्म के, इन सारे के थ्रू अगर कोई निकल जाए तो उसको, उस प्रोसेस ऑफ ड्रग एलिमिनेशन को हम एक्सक्रीशन बोलेंगे। अब बॉडी में ड्रग की जो एंट्री के जो स्टेप्स थे, एंट्री कैसे हुआ था? बाय एब्जॉर्प्शन। एंट्री में जो फैक्टर्स थे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था एब्जॉर्प्शन में लाइपोफिलिसिटी, एंड सेकंड फैक्टर था आयोनाइजेशन। ये दो फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी रोल प्ले किया, जिसकी लाइपोफिलिसिटी बहुत स्ट्रांग है। अभी आप रीडिस्ट्रीब्यूशन देखे, उसका आप सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट, ब्लड से एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू, वहां से सेल्स में मूवमेंट, उसको इजी हुआ। और अलोंग विद द मॉलिक्यूलर साइज कितना बड़ा, तो यही तीन फैक्टर्स हैं, लाइपोफिलिसिटी, उसकी पोलैरिटी, जो पोलैरिटी है वो उसके आयोनाइजेशन को काउंट करेगा, पोलैरिटी या हाइड्रोफिलिसिटी बोले। एक तो हुआ लाइपोफिलिसिटी जिसको हाइड्रोफोबिसिटी बोले या लाइपोफिलिसिटी, दूसरा हुआ हाइड्रोफिलिसिटी या जिसको बोलेंगे पोलैरिटी या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, एंड थर्ड जो है वो मॉलिक्यूलर साइज, कितना साइज उसका, बहुत वेरी लार्ज मॉलिक्यूलर साइज है, उसको मूव करने में दिक्कत होगा। अब जो मान लो कि वेरी बल्कि 120 केजी का बंदा है, वो छोटा सा साइकिल पे बैठने पे हो सकता है टायर पंचर हो जाए, दब जाए। तो इस तरीके से वो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ऑल 4 फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस में रोल प्ले करेंगे। उसी तरीके से मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन में भी ये तीनों फैक्टर्स, मेटाबॉलिज्म में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लिपिड सॉल्युबिलिटी। लिपिड सॉल्युबिलिटी जो है, किस ड्रग का मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज गाइडेड बाय लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन? मेटाबॉलिज्म का वेरी पर्पस, बॉडी क्यों किसी ड्रग को मेटाबॉलाइज करता है, व्हाट इज द पर्पस? कोई बता सकता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन? एनीबॉडी? बॉडी में कुछ भी हम खाते हैं, कोई भी ड्रग लिया, उसका मेटाबॉलिज्म, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन? बॉडी तो कुछ सोच के, हमारे नेचुरल सिस्टम में, नेचर में कुछ भी अनवांटेड, अननेचुरल नहीं होता, हर किसी का कुछ ना कुछ साइंटिफिक लॉजिक है। हु विल आंसर? कुछ हाइपोथेसाइज कीजिए, कुछ गेस कीजिए, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर कोई नहीं बोलेगा, मैं ही क्लास में बोलूंगा तो बड़ी मुश्किल होगी मुझे पढ़ाने में। yes. कुछ भी बोलिए। Sir, to activate the receptor, sir. टू क्या चीज? Activate the receptor. एक्टिवेट द रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब इन्होंने, कौन बोल रहा है? सर मृत्युंजय कुमार सर। मृत्युंजय कह रहा है कि रिसेप्टर को एक्टिवेट करना पर्पस है कि रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाए। क्यों? और कुछ लॉजिक कोई और? ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, मैं बताऊंगा और कुछ लॉजिक बताएं। यस सर, लिपिड सॉल्युबल जो भी ड्रग है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता होगा, इस वजह से मेटाबोलाइज होगा। लिपिड सॉल्युबल ड्रग वो इसका रिजॉर्प्शन नहीं होगा रिनल ट्यूब्यूल से। रिजॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन। हाँ, तो क्यों नहीं रीअब्जॉर्प्शन होगा? कि रीअब्जॉर्प्शन क्यों हो जाएगा? यूरिन से वो क्यों नहीं, वो एक लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, वो यूरिन से क्यों नहीं एलिमिनेट होगा? यूरिन में लिपिड सॉल्युबल ड्रग आने चाहिए, जो क्यों नहीं आता है? व्हाट इज द रीजन? ठीक है, यू आर वेरी क्लोज, यू आर राइट। के लिए तो वाटर सॉल्युबल होना पड़ेगा ना। तो अब किडनीज का जो आप यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म्स देखिए, तो ब्लड से सारा का सारा ग्लोमेरुलस में वो फिल्टर हो रहा है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेट में, चाहे छन्नी है, चाहे पत्ती, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोड़कर हर कुछ अल्ट्रा फिल्ट्रेट में जा रहा है। क्या क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेट में नहीं जा रहा है? सेल्स नहीं जा रहा है। ठीक है, जो लार्ज प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन है, वो नहीं जा रहे हैं। इन सब को छोड़ करके हर चीज जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेट, जो भी आपके ब्लड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी मोनोमर्स हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, विटामिन है, व्हाटएवर, हर चीज अल्ट्रा फिल्ट्रेट में चला जाता है।
जितना सोडियम है, पोटेशियम है, जितना भी मिनरल्स है, हर चीज अल्ट्राफिल्ट्रेट में चला जाता है। अब सारा का सारा अगर यूरिन से निकल जाए तब तो आदमी की डेथ हो जाएगी, मिनरल डेफिशिएंसी हो जाएगी, हमारे सारे वाइटल मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। What our body does, our body reabsorbs most of the useful things। और हमारा जो नेफ्रॉन्स है उसका एक मेजर फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन। जितना का जितना वाटर है सारा, अगर सारा निकल जाए तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द वाटर, मोर देन 95% ऑफ द अल्ट्राफिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब। अगर ज्यादा पानी पिएंगे तो अल्ट्राफिल्ट्रेट से तब एक हमारे बॉडी को जितना वाटर की जरूरत है उतना छोड़ करके ही निकालेगा। इसलिए पानी कम पिएंगे तो आपका यूरिन का जो है वो कलर चेंज हो जाएगा, वो ये सारी चीजें। what I wanted to say that कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो भी रीअब्जॉर्प्शन इज आल्सो वन काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो बॉडी में सेकंड टाइम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसीलिए उसको रीअब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। फर्स्ट टाइम जीआईटी में हुआ था, सेकंड टाइम वहां हो रहा है। तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं और वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। और रीअब्जॉर्प्शन इसलिए जब तक वो लिपिड सॉल्युबल है वो अल्ट्राफिल्ट्रेट से पास नहीं हो सकता, वो यूरिन में जा नहीं पाएगा। हमारा बॉडी में जो नेफ्रॉन्स में जितने भी सेगमेंट्स हैं, पीसीटी हो, लूप ऑफ हेनले हो, डीसीटी हो, कहीं ना कहीं वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और 100% रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। इसलिए आप यूरिन में देखिएगा फैटी टिश्यू या लिपिड सॉल्युबल लिपिड्स का अगर अमाउंट एस्टिमेट कीजिए तो आपको ना के बराबर बहुत ट्रेसेज में मिलेगा। तो किसी ड्रग को या बॉडी अगर किसी मॉलिक्यूल को एक्सक्रीट आउट करता है बाय यूरिन तो उसका फॉर्म चेंज करना होगा। It has to be made non-lipid soluble, or it has to be converted into some polar form. Polar ionizable form में convert होगा। अगर किसी से दोस्ती तोड़नी है ना तो पहले झगड़ा करना होगा उसको, तभी वो दूर जा सकता है। दोस्ती रहेगी तो वो जा नहीं पाएगा। बॉडी की लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स के लिए दोस्ती है, एफिनिटी है, तो वो बाहर नहीं निकल सकता बाई एनी एक्सक्रीटरी रूट। तो फॉर एक्सक्रीशन और फॉर बॉडी से एलिमिनेट होने के लिए इट हैज टू बी मेड नॉन पोलर। दैट इज द वेरी पर्पस ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन। द वेरी पर्पस ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन रिसेप्टर से बाइंड करना कोई पर्पस नहीं, पर्पस है उसको बॉडी से एलिमिनेट करना। और एलिमिनेट कब होगा? जब वो नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल से वो पोलर नॉन लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट। ये मात्र एक सिंगल एजेंडा है बायोट्रांसफॉर्मेशन का। मैंने स्क्रीन को वाइड कर दिया था कि आप गेस ना कर, आप खुद से सोच सकें। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको एलिमिनेशन को या बायोट्रांसफॉर्मेशन को गाइड करेंगे। और लिपिड सॉल्युबिलिटी उसी ड्रग का बायोट्रांसफॉर्मेशन होगा जो लिपिड सॉल्युबल है। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी जो है वो प्री रिक्विजिट है बायोट्रांसफॉर्मेशन। आपको कहोगे कि बहुत सारा जो नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उसको बायोट्रांसफॉर्म मेटाबोलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने बॉडी से निकल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो नॉन लिपिड सॉल्युबल हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये पोलर है, पेनिसिलिन पोलर है, तो इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता बॉडी में, ये इंटैक्ट 100% ओरिजिनल फॉर्म में ही यूरिन से निकलता है, जो भी यूरिन से निकलने में टाइम लगेगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम आज के क्लास ये करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बायो ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो डिटेल में आपको बताएंगे। थोड़ा पढ़ के आएंगे, जो भी बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम, जो भी हैं वो आप लेके आए। पर्पस ऑफ क्लास ये नहीं है कि सिलेबस को कवर करना। इफ पर्पस इज नॉट फुलफिल, मेरी आपकी टाइम एनर्जी वेस्ट होगी। तो आप अगर समझ लें, जो मैं जानता हूँ आप समझ लें, तब भी हम समझेंगे कि हमारा पर्पस फुलफिल हुआ है। तो पर्पस हैज टू बी। कुछ है क्वेश्चंस तो टेकअप कर सकते हैं एक आध, अदरवाइज वी कैन डिसकंटिन्यू। सर यस, वन बाय वन। रीडिस्ट्रीब्यूशन। हाँ सर, रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बताएं सर, वो ठीक से नहीं समझ में आया सर। जो 2 मिलीग्राम पर लीटर रीडिस्ट्रीब्यूशन वो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम, जैसे एक रिएक्शन है A प्लस B, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन बैक इक्विलिब्रियम टू C। तो क्या आप समझते हो कि एक जोड़ एक बराबर वहां 2 होता है, वो अगर इज इक्वल टू होता
तब तो हम सोचते हैं 1 + 1 = 2, लेकिन वो इज इक्वल टू नहीं है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का वो सिंबल दिया हुआ है। थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। इट इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू मैंने लिखा है, ये इक्विलिब्रियम एक इस टाइप से सिंबल लिखते हैं ना, जी जी। इट इज नॉट इक्वल टू, ये डंडा लगा हुआ इसमें, मतलब यार इतना सिंपल एग्जांपल दिया, तुम्हारे बैच में कोई तो एक मजबूत बंदा होगा जो 2 को अकेले पटक सकता है, तो वो 2 अकेला 2 के बराबर है। तो कहोगे क्या सर वो तो एक है, तो एक ही अकेला, तो इक्विलिब्रियम को वही मतलब है कि ये 2 सोर्स जो है वो 2 के बराबर है, क्योंकि 2 अलग अलग जगह पे, ठीक है, उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब एक बार इक्विलिब्रियम फिक्स हो गया कि भाई 200 के से चलेगा, तो 2 में एक इधर चल जाएगा, इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ से एक इधर आना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे 199 हो जाएगा, और यहाँ 2 मेंटेन होगा, 2 नहीं होगा, फ्रैक्शन में 1 पॉइंट समथिंग मेंटेन होगा, 1.9 लाइक दैट। तो इस तरीके से ही जैसे जैसे यहाँ से एलिमिनेट होगा, यहाँ से टूटता जाएगा, यहाँ से वापस आता जाएगा, ठीक है, इसी चीज को बताइए। हाँ, और कुछ? सर रीडिस्ट्रीब्यूशन किस ऑर्गन में ज्यादा होगा, मीन जिसमें ब्लड सप्लाई वेस्कुलराइज्ड ज्यादा है या फिर लिपिड ज्यादा है कंपैरेबली? दोनों होना चाहिए। सिर्फ लिपिड हो वहां पे वैस्कुलर ब्लड सप्लाई ज्यादा नहीं होगा तो फिर ड्रग पहुंचेगा पहले कैसे? तो जितने ऑर्गन्स के आपको एग्जांपल बताया कि ब्रेन, किडनीज, ये हाईली वैस्कुलर टिश्यूज हैं और इसमें रिच लिपिड कंटेंट, दोनों होना चाहिए। और कुछ? चलिए पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतने क्वेश्चंस आएंगे। आप जब भी पढ़ें, जो भी डाउट है आप नोट कर लें उस समय, जब भी टाइम मिले अपना कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए इस तरीके से। ओके, यहाँ कंक्लूड करते हैं।